हेलो माय नीट एस्पायरेंट्स, आप लोग कैसे हो? अभी एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं और हमारी प्रिपरेशन उसी तरह से फास्ट हो रही है और हेक्टिक होती चली जा रही है। बट डोंट वरी, ये पीवाईक्यू सीरीज हमें पता चल रहा है कि आपको काफ़ी हेल्प कर रही हैं। तो क्लास 11th में से ही जैसा हमने करा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी तरह से ये दो पोर्शंस मैं आज साथ लेके आई हूँ जिसमें आपका है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। काफ़ी एक दूसरे से फंक्शनिंग में भी रिलेटेड है। इनफैक्ट ये सारे ही आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस इससे आपको मिलने वाले हैं। आपको पता है कि हम अपने सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस इस सीरीज में लेके आते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट और काफ़ी क्लैरिटी मिलती है। तो चलिए, स्टे विद मी एंड एंजॉय दिस पीरियड ऑफ 25 क्वेश्चंस। तो इस सीरीज का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जिसमें आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है, राइट? तो जब ग्लूकोज, अब यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखो, यूरीमिया एंड कीटोनूरिया, यूरीमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया। देखो, कीटोनूरिया का मीनिंग होता है जब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा हो। जब कीटोन बॉडीज बन रही हैं उस चीज को हम कीटोनूरिया कहते हैं। रीनल कैल्कुलाई का मीनिंग होता है स्टोन, राइट? ग्लाइकोसूरिया का मीनिंग होता है यूरिन से ग्लूकोज का पास होना, ठीक है? तो हाइपरग्लाइसीमिया का मीनिंग होता है ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटिस का मीनिंग ही होता है कि आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है ब्लड लेवल में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं और यूरिन से भी ग्लूकोज आने लगता है। दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। तो कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हमारा फेवरेट वाला क्वेश्चन आ गया है, मैचिंग। मैचिंग नीट के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसीलिए मैं अक्सर मैचिंग के क्वेश्चंस भी लेके आती हूँ आपके लिए। तो देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सी डिजीज आप चुनने वाले हो? डायबिटीज इंसाइपिटस। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से आप क्या चुनोगे? ग्रेव्स डिजीज। एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे क्या आने वाला है? एडिसन्स डिजीज। और पैंक्रियास से डायबिटीज मेलाइटस। अब पिट्यूटरी में एक हार्मोन है वेसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसकी कमी की वजह से डायबिटीज इंसाइपिटस है, वहां से जो रिलीज हो रहा है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सिमिलरली थायराइड ग्लैंड के अगर हाइपोथायराइडिज्म से ग्रेव्स डिजीज हो रही है, या एड्रिनल ग्लैंड के प्रॉपर कोर्टिसोल के ना रिलीज से एडिसन्स डिजीज हो रही है, और पैंक्रियाज में अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद देयर रेस्पेक्टिव डिजीज। इंसुलिन, इंसुलिन क्या काम करने वाला है भाई? डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करने वाला है। देन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन रिलेटेड है ग्वाइटर से। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की कमी होने की वजह से थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड एंजाइम्स की कमी हो जाएगी, उसमें कुछ इश्यू होगा तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। देन कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स अगर कम निकल के आ रहे हैं तो एडिसन्स डिजीज होगी। ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है पोस्ट अडल्ट एज आने पर भी, तो हड्डियां क्या होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिसे कहते हैं एक्रोमेगाली। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis? अब क्या होता है, लाइक यूजुअली फीमेल्स जो हैं उनका जब उनका मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हुआ और साथ ही साथ एक और है पैराथायरॉइड हार्मोन।
पैराथायरॉइड कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है, लाइक आपके इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है इन चीजों का। अब साथ ही साथ एस्ट्रोजन जो कि एज रिलेटेड भी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस में एक पैराथायरॉइड तो नॉर्मल लोगों में, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन की बात करी जाए, लाइक पोस्ट मेनोपॉज की बात करी जाए, तो वहां पर एस्ट्रोजन भी, तो इसीलिए दोनों यहाँ आपको साथ में दिए गए हैं। एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम्स में। एस्ट्रोजन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मीनिंग हड्डियों में से, आपके बोन में से कैल्शियम हल्का होना शुरू हो जाने को ही हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट कर रहा है कि GnRH, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन। GnRH एक रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। अब वो जाके इफेक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब पिट्यूटरी की मेन दो लोब्स, लाइक इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, अब ये जाके इंटीरियर लोब के ऊपर एक्ट करने वाला है और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, और अल्टीमेटली वो दोनों हार्मोन्स जाके अपना फंक्शनल, लाइक मेल एंड फीमेल ग्लैंड्स रेस्पेक्टिवली के ऊपर जाके एक्ट करेंगे एंड देन ये रिप्रोडक्शन के ऊपर वर्क ऑन करेगा। हाइपर सिक्रीशन of growth hormone in adults does not cause further increase in height because अगर ग्रोथ हार्मोन, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ हार्मोन वर्क करता है, लेकिन अगर एक एज आ चुकी है तो ये हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनके एंड्स पर हेयरलाइन कार्टिलेज लगा होता है, राइट? इनके एंड्स पे हेयरलाइन कार्टिलेज से बनी हुई एक प्लेट है जिसका नाम है एपिफिजियल प्लेट। अब ये प्लेट जो है बोनी होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये बोन अगर अब हार्ड हो रही है, बोनी हो रही है एपिफिजियल प्लेट, तो क्या हो रहा है, आप अपना ग्रोथ हार्मोन दे रहे हो बट ऊपर से वो बढ़ने दे नहीं रही है क्योंकि स्टॉपेज हो चुकी है, तो बीच से टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या कॉज करेगा, एक्रोमेगाली कॉज करेगा, राइट? तो इसका क्या रिजल्ट होगा, फर्दर इंक्रीज नहीं होने पा रही है, दैट मींस एपिफिजियल प्लेट क्लोज आफ्टर adolescence. Name a peptide hormone which acts mainly on hepatocytes, adipocytes and enhance cellular glucose uptake and utilization. इसमें इंसुलिन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, सीधे सीधे इंसुलिन लिखिए, वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के ऊपर भी वर्क कर रहा है और एक पेप्टाइड हार्मोन भी है, राइट? उसके अलोंग विद हेपाटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, इन सब जगह पे जाके एक्ट कर रहा है और ग्लूकोज अपटेक में हेल्प कर रहा है। Which one of the following hormone, though synthesized elsewhere, is stored and released by the master gland? इसमें से कौन से हार्मोन की बात की जा रही है? हमें पता है कि लाइक हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स, जैसे कि एक हो गया ऑक्सीटोसिन, दूसरा हो गया एडीएच या वैसोप्रेसिन, वो बनाता है और उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में स्टोर करता है। तो आपको यहाँ पे एडीएच या वैसोप्रेसिन दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय, अच्छा कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इज रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स, इज रिलीज बाय पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, इंक्रीज द हार्ट रेट, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है बेसिकली वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लाइक हमारा फाइट या फ्लाइट हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। तो उस टाइम पे हमको तो एक्साइट होना है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है? अब अगर जो चीज पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के इफेक्ट से रिलीज होती, उसका काम होता है कहना कि भाई कूल डाउन, सब ठीक है, ऑल इज वेल, तब वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता, राइट? यहां पर हम सिंपैथेटिक फाइबर्स वाली चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट एंड 3 कि सिंपैथेटिक फाइबर्स से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, वो फाइट एंड फ्लाइट की तरह से वर्क करेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front on opening the door. Which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? Right?
ऑब्वियस बात है, फाइट या फ्लाइट करनी है हमें इस टाइम, भाई लड़ना है या भाग जाना है। ओके, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, वो रिलीज करवाता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। अब उसको लाइक सिंपैथेटिक फाइबर्स, नर्व फाइबर्स एक्टिवेट हो गए, वो कहां से रिलीज करवा रहे हैं? एड्रिनल मेड्यूला से उसको रिलीज करवा रहे हैं। और अभी लास्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि ऐसे में हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, लाइक प्यूपल्स डायलेट, वाइड ओपन हो जाती हैं, आंखों में अच्छी रोशनी जानी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसमें, राइट। बेसिकली पर्सन रेडी हो जाता है, बहुत सारा ग्लूकोज रिलीज हो रहा होता है आपको फाइट करने के लिए, तो पर्सन एकदम रेडी है कि हमको यहाँ से अब भाग निकलना है या हमें इसका डट के सामना करना है। Toxic agents present in food which interfere with thyroxine synthesis lead to the development of। अभी एक क्वेश्चन हमारे पास आया था जब हमने थायराइड के हार्मोन के ऊपर बात करी थी, थायरोक्सिन, वहां पर भी हमने ग्वाइटर ही बताया था। तो अगर थायरोक्सिन आपका सही से स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो उस टाइम पे ग्वाइटर होता है, वो ग्वाइटर एक सिंपल ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर को हिंदी में लाइक हम यूजुअली कह सकते हैं घींगा। ओके, A person is having problems with calcium and phosphorus metabolism in his body. Which one of the following gland may not be functioning properly? लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड, आपको याद होगा, जिसमें हमने एस्ट्रोजन और पैराथायरॉइड की बात की थी। पैराथायरॉइड वो हार्मोन, वो ग्लैंड है जहां से अपना वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, उसके चीफ सेल्स कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन कहते हैं, और वो हार्मोन आपके इंटेस्टाइन के थ्रू एक्टिवली कैल्शियम और फास्फोरस को एब्सॉर्ब करवा रहे हैं। ठीक, तो अगर किसी पर्सन को कैल्शियम फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में डिफिशियंसी आ रही है तो उसका पैराथायरॉइड ग्लैंड ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which hormone causes dilation of blood vessels, increase oxygen consumption and glucogenesis? कौन सा हार्मोन ये काम करवाएगा? ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है और ग्लूकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ऐसा कौन सा हार्मोन करवा रहा है? ऐसा आपका हार्मोन रहेगा एड्रेनालिन। आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is an accumulation and release center of neurohormones? न्यूरोहॉर्मोन्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं? मैंने बताया लाइक ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये दो लोब्स ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर आके लग रहा है, लाइक ये एंटीरियर पिट्यूटरी लोब और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक, अब यहाँ पर से तो आ रहा है लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है और ये आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में स्टोर हो जा रहा है। ठीक, तो याद रखिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब इज द रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरोहॉर्मोन्स, क्योंकि हाइपोथैलेमस न्यूरो का पार्ट है, वहां पे जो बन रहा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के थ्रू रिलीज हो रहा है, जिसमें से क्या था भाई? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। Identify the hormone with its correct matching of source and function. Correct matching of source and function. ठीक, तो देखो एकदम से एक्साइटेड होकर मत करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ग्रोथ एंड, यहां तक ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नहीं वो मेंटेनेंस उसकी बात नहीं कर रहा है, वो आउटबर्स्ट ऑफ मिल्क करवाता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क यहां पर होता है। तो ये लास्ट पॉइंट इन्होंने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, मेलाटोनिन पाइनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, यहां तक ठीक। रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप अवेक साइकिल, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल ठीक। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, नहीं वो काम तो एस्ट्रोजन का था। एट्रियल नाट्रियूरेटिव फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीजेस द बीपी, नहीं वो डिक्रीज करता है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन तुमको डरा देते हैं, ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, इसको देखो जल्दी। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द डायग्रामेटिक
representation of the mechanism of hormone action, select the correct option from the following. यहाँ पे तुम्हें दिखाया जा रहा है कि एक कोई हार्मोन है जो कि चला, जैसे ए नाम दिया गया है, और वो इस पर्टिकुलरली बी, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर, ठीक, हार्मोन का रिसेप्टर होगा कोई बी, और उसके बाद चेंज करके वो एक रिस्पॉन्स दे रहा है सी के फॉर्म में. तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेते हैं, जिसमें से यूजुअली हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, राइट. बट लाइक आपका प्रोटीन हार्मोन है, वो मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पा रहा है. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे मैंने माना, मैंने चलो प्रोटीन के 2 दिए हुए हैं तो इसे ले लेते हैं. प्रोटीन हार्मोन था, आया रिसेप्टर के ऊपर, एंड देन उसने क्या करा कि साइक्लिक एएमपी, सी जो है रिस्पॉन्स है, वो साइक्लिक एएमपी को रिलीज कर रहा है एज अ रिस्पॉन्स. Calcium is important in skeletal muscle contraction because it binds to, अब ये तुम्हें अपनी स्केलेटल मसल्स पता होंगी, लाइक एक्टिन और मायोसिन की बनी हुई हैं. एक्टिन के ग्लोब्यूल्स हैं, उस चेन्स ऐसे ऐसे जा रही हैं, एंड देन उसी के बीच में टोपो मायोसिन भी जा रही है, ठीक. यहाँ पर एक साइट है जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है ऑफ मीरोमायोसिन, इसको कवर करके रखता है ट्रोपोनिन, ठीक, ये ट्रोपोनिन. अब इस ट्रोपोनिन पे जब कैल्शियम आयंस आके बाइंड करते हैं, ये ओपन हो जाता है और मीरोमायोसिन का हेड वहां जाके बाइंड कर जाता है. तो देखो, बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम जाके बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन. समझ में आ गया है ये? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Name the responsible for unmasking of active sites for myosin for cross bridge activity during muscle contraction. आपको वो आयन बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो मैंने अभी भी बताया यहाँ पर कि ये साइट्स होती हैं जिसको ट्रोपोनिन मास्क करके रखता है, और इसके ऊपर आके कैल्शियम आयन बाइंड करता है, तो ये मास्किंग खुल जाती है. लाइक अब ये साइट ओपन हो गई, इस साइट के ऊपर जाके मीरोमायोसिन का हेड बाइंड कर जाएगा, ठीक. तो ये आयन कौन सा रहा? कैल्शियम. H zone in the skeletal muscle fiber is due to, अब आपको पता है कि लाइक आपका A बैंड है और I बैंड है. I बैंड आइसोट्रोपिक या लाइट बैंड है जो कि एक्टिन का बना हुआ है, और A बैंड मायोसिन या डार्क बैंड है, एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग शिफ्ट करती रहती हैं, ठीक. अब जब वो A बैंड लाइक रिलैक्स कंडीशन में जहां तक A बैंड है और उसके ऊपर आई बैंड आ रहा है, तो जो पोजीशन खाली रह गई है उसको हम एच जोन कहते हैं. तो ये क्या बोल रहा है कि एच जोन इन दी स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन दी ए बैंड. जैसे मैंने ये बताया कि ये आपके ये ए बैंड है, इस ए बैंड के ऊपर आई बैंड आराम से आ रहा है, राइट. आई बैंड आ रहा है. आई बैंड किसका बना हुआ है? एक्टिन का बना हुआ है. और ये ए बैंड किसका बना हुआ है? मायोसिन का बना हुआ है, और तभी वो एनाइसोट्रोपिक या डार्क बैंड है. अब ये जो एरिया बच रहा है ना, इसको कहा जाता है एच जोन, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. गॉट इट एवरीवन? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फिर से फेवरेट क्वेश्चन हमारा, फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? लाइक जब हमारा रिब केज है तो यहाँ पर बहुत सारी रिब्स आके आपकी कनेक्ट कर रही हैं. अब कुछ रिब आ रही है जो इस पे कनेक्ट नहीं कर रही है, यानी ये जो ब्रेस्ट बोन थी इसको स्टर्नम कहते हैं. जो आकर स्टर्नम पे कनेक्ट ना करे उसे हम फ्लोटिंग रिब कहेंगे. देन एक्रोमियन. एक्रोमियन क्या है भाई? एक्रोमियन आकर ऐसे करके क्लैविकल के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक.
एंड वहीं पे शोल्डर ब्लेड आ रहा है। देन स्कैप्यूला आपका, इसके बाद ये शोल्डर ब्लेड है। ये शोल्डर ब्लेड जो होता है दिस इज लोकेटेड इन बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब। देन बात कर रहे हैं हम ग्लीनोइड कैविटी। ये जो ग्लीनोइड, एक सेकेंड, हाँ देखो, ये जो ग्लीनोइड कैविटी बन रही है आपके पेक्टोरल गर्डल में, ये मैंने कहा ग्लीनोइड कैविटी है, इसी में जाकर ह्यूमरस का हेड लग पा रहा है। तो ग्लीनोइड कैविटी को किससे कनेक्ट करोगे? हेड ऑफ द ह्यूमरस से। ठीक है, अब इसको देख के सही से मार्क करके आंसर लगा के चैट बॉक्स में करो। 21. 3 of the following pairs of the human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category and one pair is not matched. Identify the non-matching pair. ठीक, देखो, sternum and ribs आपके एक्साइल स्केलेटन के पार्ट हैं। क्लैविकल और ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक गर्डल लिखा गया है, अभी तो मैंने बताया ह्यूमरस से कनेक्ट कर रहा है। ये तो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है बेटा, पेक्टोरल है ना, मिल गई ना गलती। ह्यूमरस एंड अल्ना एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट है। मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स तीनों होती हैं, ये ईयर ऑसिकल्स हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये वाला यहां पर किया गया है झोलझाल। गॉट इट? चलो आ जाओ, मस्ती मस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct matching of 3 items and their grouping category? Ilium, ischium and pubis. ठीक, ये कॉक्सल बोन होती है, ये इनफैक्ट इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इसे हम कहते हैं इनोनिमेट, दोनों साइड से आ रही हैं, कॉक्सल बोन्स हैं पेल्विक गर्डल की। देन एक्टिन एंड मायोसिन ठीक लगाया था, वहां पे रोडोप्सिन डाल दिया जो कि आई प्रोटीन है, वो मसल प्रोटीन के साथ नहीं लग पाएगा आप। देन साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, पिरिमिडीन में डाल दिया है। देन मैलियस, इनकस और कोचिलिया डाल दिया गया है ईयर ऑसिकल्स में। स्टेप्स डालते तो बात अलग थी। ओके, तो बेटा देखते हैं 23rd क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व। ग्लाइडिंग जॉइंट्स यहाँ लगा हुआ है, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये आ जाता है इन बिटवीन दी कार्पल्स। देन हिंज जॉइंट आपका कहां पे आ रहा है? बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। ओके, देन पाइवेट जॉइंट यहां पर आ रहा है ना, तो बिटवीन एटिलस एंड एक्सिस, और उसके बाद सैडल जॉइंट है, ये सैडल, एक सेकेंड बेटा, ये सैडल जॉइंट जो है इज बिटवीन दी कार्पल एंड दी मेटाकार्पल। तो अब देखो तुम्हारा आंसर सीरीज 1 है इसके लिए। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑस्टियोपोरोसिस एन एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, बहुत इजी है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal system. Muscular dystrophy, of course, age-related shortening of muscles. Osteoporosis is the decrease in the bone mass and higher chances of fractures with advancing age. Myasthenia gravis, immune disorder which inhibits sliding of myosin. Gout, inflammation of joint due to extra deposition of calcium. In fact, ये statement क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पर होना चाहिए था आपका incorrect statement, और एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नहीं होता है, यहां पर होता है यूरिक एसिड। और अब देखो तो ये डी वाला आंसर आपके लिए सही है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको बेनिफिशियली मार्क्स मिल जाते हैं उसके लिए। ओके, सो आई होप कि आपको काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे।